अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम जो है वो हम टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स के हवाले से। ठीक है, पिछली वीडियो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 8 जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम उसमें 3 बड़ी क्लासेस को पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और वो 3 बड़ी क्लासेस कौन सी हैं? अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। और मैंने आपको बताया था कि हर एक के बारे में, हर एक क्लास के बारे में आप 5 चीज़ें पढ़ने वाले हो। 5 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अब अल्केन्स स्टार्ट किया तो अल्केन्स के बारे में हम 5 चीज़ें बारे बारे डिस्कस करेंगे। पहला हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था, ठीक है, पिछली वीडियो में। और सेकंड हमने डिस्कस करना है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे अल्केन्स को प्रिपेयर करने के, बाकी दूसरी क्लासेस की मदद से। और तीसरी चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, और 5th नंबर पे हम उस क्लास के यूजेस पढ़ के उसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, तो उस हवाले से अल्केन के नोमेनक्लेचर हो गया था, तो अब उसके बारे में हम दूसरा पैरामीटर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मेथड ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है जी, तो देखें जी, आज का टॉपिक है जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, जिसमें हम जनरल मेथड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे ये जो तरीके हम पढ़ने जा रहे हैं उनसे आलमोस्ट तमाम जो है वो अल्केन्स प्रिपेयर हो सकते हैं, इसलिए कि जनरल है, किसी एक स्पेसिफिक अल्केन के लिए ये नहीं होता। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर मेथड से तमाम अल्केन्स बने। हाँ, मैक्सिमम अल्केन्स आप बना सकते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला मेथड जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास होगा फ्रॉम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। पहला मेथड जो आप डिस्कस करने जा रहे हो वो है फ्रॉम unsaturated compounds। तो अब सवाल यकीनन पैदा होता है, वैसे बता दिया कि एक छोटी सी बात है, व्हाट आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आप किन्हें बोलते हो? तो क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये बात तफसील से देख ली थी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स असल में हमारे पास होते हैं 2 तरह के। एक तो हमारे पास आते हैं अल्कीन्स, जिनमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, एक तो अनसैचुरेटेड में ये केस आएगा। और दूसरा हमारे पास होते हैं अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के क्या हुआ करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हुआ करते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हम अल्केन्स को प्रिपेयर करने जा रहे हैं यूजिंग अल्कीन्स, अल्कीन्स को इस्तेमाल करके, या फिर अल्काइंस यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को इस्तेमाल करके। ठीक है, अब ये काम हम करेंगे कैसे? हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जी, हाइड्रोजिनेशन का। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम बनाएंगे अल्केन्स को यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन, तो नाउ व्हाट इज़ हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन किसे कहते हैं? देखिए जी, हाइड्रोजिनेशन का जो टर्म है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ इसके अंदर आ जाता है टर्म हाइड्रोजन, तो ये यकीनन ये हाइड्रोजन को ज़ाहिर करेगा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2। और ये जो टर्म आपको नज़र आ रही है एशन, ये टर्म होता है बेटा एडिशन से, एडिशन से। तो देखें फिर ओवरऑल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या बन जाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बन जाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे और उसके रिज़ल्ट के तौर पर हमें क्या मिल जाएगा? अल्केन्स मिल जाएगा। अब बच्चों, ये जो मेथड है जिसमें आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं अल्केन बनाने के लिए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसको हम एक नेम रिएक्शन के तौर पर भी याद रखते हैं। नेम रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है वो बेटे? इसको हम बोलते हैं सबटायर सेंडरेंस रिएक्शन। सबटायर्स सेंडरेंस रिएक्शन, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। अकेले सबटायर रिएक्शन नहीं कह देना, वो एक अलग रिएक्शन है, सबटायर सेंडरेंस रिएक्शन। इसको सबाचियर सेंडरेंस रिएक्शन भी कई लोग पढ़ते हैं, तो दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर एक इंट्रो दें कि सबाचियर सेंडरेंस रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? when we prepare alkanes from unsaturated compound using the process of hydrogenation, then it is Sabatier-Sanderens reaction or Sabatier-Sanderens reaction.
ओके। तो वैसे बच्चों इस रिएक्शन के ना और भी नाम है, मैं चाह रहा हूँ हर तरह से हम इसको कंप्लीट कर लें। हाइड्रोजनेशन का टॉपिक ना आगे भी किताब में कई मरतबा आना है, तो हम आज ही इसको इतनी डिटेल से पढ़ छोड़ेंगे कि आगे जब भी ये किताब में आएगा तो ये आपके लिए कोई जहमत नहीं पेश करेगा, आपके लिए बड़ा आसान सा लुकमा होगा, आप इजीली इसको डाइजेस्ट कर जाओगे कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फुली डिटेल के साथ देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेटा मुझे बताएं, जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, तो मुझे बताएं फिर इस रिएक्शन को मुझे रिडक्शन कह देना चाहिए कि नहीं। आप अच्छे से जानते हैं रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को आप रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, इसको हम रिडक्शन भी बोल देते हैं। इसका मतलब है आप क्या करने जा रहे हैं, आप रिडक्शन करने जा रहे हैं किसकी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। इसके अलावा बेटा आप इस रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे कैटालिस्ट को, तो इस वजह से इसका नाम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी इसको बोलते हैं। तो ये तमाम जो लाइंस, तमाम टर्म्स हमने यूज़ की, ये इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, चलें आए अब चलते हैं जी रिएक्शन स्कीम की तरफ। देखें जी रिएक्शन में क्या होगा, एज सच हमें क्या देखने में मिलेगा, चलें उसको डिस्कस करते हैं। तो देखें जी, हमने कहा जी अल्कीन को इस्तेमाल करेंगे या अल्काइन को और उसमें हाइड्रोजन का ऐड करवाएंगे, तो देखें जी क्या बनेगा फिर। मतलब सिंपल बात ये हो गई कि हमारे पास होगा एक अल्कीन और आप उस अल्कीन में ऐड करवाएंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को और वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, आपके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट अल्केन के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास क्या होता है, कोई अल्काइन आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी आपके पास सबस्ट्रेट होगा, कंपाउंड होगा, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे तो तब भी वो किस में तब्दील हो जाएगा, वो अल्केन में तब्दील हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप अल्केन्स में तब्दील करवा सकते हो। अब बेटा ये जो काम होगा ये यकीनन किसी कंडीशन की मौजूदगी में होगा। मतलब अल्कीन को जब हाइड्रोजन से मिलाएंगे तो हम कुछ कंडीशंस वहाँ पर पैदा करेंगे। कंडीशंस क्या होती हैं बेटा, वो हालात होते हैं जिनके तहत एक रिएक्शन को करवाया जाता है। तो आए साथ ही हम ये देख लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके तहत आप रिएक्शन हाइड्रोजिनेशन को कैरिड आउट करवा रहे होगे। ठीक है, और बच्चे मैं यहाँ पे एक तज़किरा करता चला जाऊँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन की कंडीशंस के बगैर ज़ीरो है। आप पूरा रिएक्शन लिखाएं लेकिन उसकी कंडीशन नहीं लिखेंगे, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंडीशंस हैं उन्हें बहुत वाज़े करके लिखा जाता है, क्योंकि बेटा कंडीशंस ही होती हैं जो उस रिएक्टेंट से वो पर्टिकुलर किस्म का प्रोडक्ट बनाती हैं जो हम रिएक्शन में बता रहे होते हैं। अगर आप कंडीशंस चेंज कर दें तो वो पर्टिकुलर टाइप का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता, रिएक्शन कुछ और पाथवे ले लेता है और कुछ और प्रोडक्ट बना देता है। इस वजह से कंडीशन बताना मस्ट है, तो यकीनन उसको याद रखना भी फिर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन का ये रिएक्शन, तो यहाँ पर किन कंडीशंस के तहत ये होगा, तो बेटे यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, हम किसी टाइप का मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, मेटल कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। मतलब कोई मेटल होगी जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगी। और आम तौर पे वो क्या हुआ करता है, आम तौर पे बेटे हमारे पास वो 3 तरह की मेटल हो सकती है। वो हो सकता है निकल या प्लाटिनम या पलाडियम। बेटा इन 3 मेटल्स में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप निकल को इस्तेमाल करोगे, आमतौर पे ज़्यादा निकल ही इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप निकल को इस्तेमाल करोगे तो बेटा निकल को जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका साथ इसके 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, प्लाडियम या प्लाटिनम इकट्ठे नहीं यूज़ होने, कोई एक यूज़ होना है। अगर आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो बेटा ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत कम टेम्परेचर पर आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकते हैं। तो लेकिन मैंने अभी भी कहा ज़्यादातर हम किसको इस्तेमाल करते हैं, निकल को। तो भाई निकल को फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब आप रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा सकते हैं प्लाटिनम और प्लाडियम को इस्तेमाल करके, तो निकल क्यों। तो बेटा वजह ये है, प्लाटिनम और प्लाडियम क्या हैं, ये कॉस्टली मेटल्स हैं, ये एक्सपेंसिव होती हैं। और ये जो हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है और इंडस्ट्री अपने प्रोसेस को फ़ायदे में रन करती है, इसलिए वो सस्ते निकल को इस्तेमाल करके टेम्परेचर का ख़र्चा बर्दाश्त कर लेते हैं जो कि मैनेजेबल है। लेकिन प्लाटिनम और प्लाडियम उस टोटल एक्सपेंस को जो है वो बीट करते हुए ज़्यादा महंगे, जिसकी वजह से इन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाता है और इंडस्ट्री ज़्यादातर निकल को और इस टेम्परेचर की रेंज के साथ चलती है। पॉइंट फॉलो कर गए आप।
तो बेटा ये ओवरऑल हमारे पास जनरल एक पिक्चर थी हाइड्रोजनेशन की। तो आए अब इसको ना रिएक्शंस की सूरत में हम देखते हैं किस तरह से काम करेगा। ठीक है जी, चलें जी। तो रिएक्शंस में हमने देखा था भी एक अल्कीन हमारे पास होगा और आप क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे इन कंडीशंस के तहत। तो आए करके देखते हैं। सबसे पहले एक अल्कीन लेते हैं। सबसे सिंपल अल्कीन हमारे पास क्या होगा, ईथीन। ठीक है, और इसमें आप क्या करवाने जा रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करवाने जा रहे हैं। तो देखें जी क्या होगा हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन है आप इसको ऐड करवाओगे निकल की मौजूदगी में, और साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का आप टेम्परेचर भी दोगे। आपने ना मार्कर से कंडीशंस मेंशन करनी है रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जी हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा बच्चे। अगर आप हाइड्रोजन को इस तरह खोल के मेंशन कर लें कि ये H2 से क्या मुराद है, H2 से मुराद दो हाइड्रोजन जिनके दरमियान क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो बेटे यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा होमोलिटिकली। होमोलिटिकली का मतलब होता है बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास और दूसरा दूसरे के पास, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो बेटा एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से ऐड होने के लिए ये जो एक हाइड्रोजन है ये शिफ्ट कर जाएगा एक कार्बन को, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये ऐड होने के लिए शिफ्ट कर जाएगा दूसरे कार्बन को। अब देखिए जी ये दो कार्बन्स जो हैं इनके 4-4 बॉन्ड्स पूरे हैं। अगर इन्होंने इन दो हाइड्रोजन्स को ऐड करना है तो यकीनन इनको ये जो दो बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बॉन्ड है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी इन हाइड्रोजन्स को जोड़ने के लिए उनके बॉन्ड फ्री होंगे। तो इस वजह से इन दो बॉन्ड्स में से जो पाई बॉन्ड है, जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। तो देखें क्या बनेगा, इधर आपके पास CH2 रह जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी CH2। अब जो एक हाइड्रोजन आया वो यहाँ पे अटैच हो गया, और इधर से जो दूसरा हाइड्रोजन आया वो यहाँ पर अटैच हो गया। तो ज़रा गौर करें, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये तो ईथेन है ना, तो एक अल्केन आपने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अल्कीन को इस्तेमाल, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक अल्केन बना लेते हैं। ठीक है, आए अब एक अल्काइन को ट्राई करते हैं। अल्काइन अगर हमारे पास मौजूद है ट्रिपल बॉन्ड वाला दो कार्बन्स के दरमियान, ये हमारे पास एक अल्काइन आ जाता है। तो इसमें जब आप हाइड्रोजन को ऐड करवाते हो उन्हीं कंडीशंस के तहत, मतलब आप निकल कैटालिस्ट लोगे और वही 200 से 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी होगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे वही दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होने जा रहे हैं, लेकिन ज़रा गौर करें थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पर दो एक्स्ट्रा बॉन्ड है। अगर इसको अल्केन में तब्दील करना है तो सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यानी दो एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटेंगे। तो पहली मरतबा यहाँ से जब हाइड्रोजन ऐड होंगे उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड होने के लिए इस कार्बन के ऊपर जाएगा और दूसरा नेक्स्ट कार्बन के ऊपर जाएगा। तो देखें आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा CH, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। एक एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़ दिया ना, तभी तो ऐड हो पाएगा हाइड्रोजन, ये CH। तो जो हाइड्रोजन अब ऐड हुआ वो तो यहाँ आ गया और यहाँ से एक ऐड हुआ, क्या बन गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लेकिन हमने तो बनाना है अल्केन, तो रिएक्शन स्टिल अभी जो है वो चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मरतबा फिर से एडिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से H2 ऐड करवाएंगे उन्हीं निकल कैटालिस्ट, और वही 200 से 300 का टेम्परेचर भी वहीं पर मौजूद है। तो देखें अब की बार क्या होगा, उसी तरह जब हाइड्रोजन एक इधर ऐड होगा तो बच्चों ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड से ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये भी CH2 से CH3 बन जाएगा और अल्केन आ गया। ठीक है, तो भाई ये अल्काइन, जब आप एक अल्काइन को इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो पहले स्टेप में इस्तेमाल होगा और हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे स्टेप में। यानी अगर इन दो स्टेप्स को मैं एक स्टेप में लिखना चाहूँ तो ये कुछ यूँ होगा कि अगर आपके पास एक अल्काइन था तो आप उसके अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विथ 200 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन यू फाइनली गेट एन अल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। फॉलो करके तो बेटा इस तरीके से आपके पास क्या बन जाया करता है, अल्काइन से अल्केन बन जाया करता है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक इंडस्ट्रियल रिएक्शन है, तो हम बुक को फॉलो करते हुए एक हेडिंग को शामिल कर रहे हैं इसके अंदर, और वो हमारे पास क्या होगा, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस अब इसकी क्या है बेटा, इंडस्ट्री में दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल समझते हैं, वेजिटेबल सीड से जो ऑयल निकलता है वेजिटेबल ऑयल, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बनस्पति घी।
जो घी इस्तेमाल होता है घरों में उसमें तब्दील हो जाता है। यानी वेजिटेबल ऑयल घी में तब्दील होता है यूजिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। मतलब कहने का क्या है, लेकिन जिस तरह ऊपर के रिएक्शन लिखे हैं जो हमारे पास होता है ना, ये वेजिटेबल ऑयल्स, इसका मतलब है इसमें अगर मैं हाइड्रोजन मिलाऊंगा उन्हीं कंडीशंस के तहत निकल कैटलिस्ट और वही टेम्परेचर की रेंज होगी तो बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। उसकी रीज़न क्या है बेटा, उसमें भी वही प्रोसेस वही प्रिंसिपल जो भी सीखा है आपने। जो ऑयल्स होते हैं ना दे बेसिकली कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बोलते हैं। मतलब बात पते की ये है कि वो अनसैचुरेटेड होते हैं, मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे या फिर इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाओगे तो सारे डबल बॉन्ड सारे ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो जाएंगे और फाइनली क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। और सैचुरेटेड कंपाउंड कौन होते हैं, अल्केन्स। अल्केन्स आर द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ना, सिंगल बॉन्ड वाले। तो घी बेसिकली सैचुरेटेड होता है और वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड। तो बस उनकी हाइड्रोजिनेशन करवा के आप उससे क्या बना लेते हो, घी बना लेते हो। ठीक है बेटा, वैसे इसकी और भी एप्लीकेशन है लेकिन मैं उसको एक ख़ास मोमेंट के लिए अभी लीव कर रहा हूँ, वो वहीं पर ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जब हाइड्रोजिनेशन को मैं एक मरतबा पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर वो बात काबिल अमल है, ज़्यादा काबिल अमल है, तो इसलिए अभी उसका तज़किरा नहीं कर रहा। हमारी बुक के अकॉर्डिंग हमने इस टॉपिक को फिनिश किया है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में, एंटी टेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें इसका मैकेनिज़्म भी आएगा और एक दो पॉइंट्स की बात मैं मज़ीद करूँगा। तो आएँ पहले हम इसका देख लेते हैं मैकेनिज़्म और फिर जो है वो फर्दर जो उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसके बारे में हम देखेंगे इसको। तो आएँ फ़िलहाल हम क्या देखते हैं, फ़िलहाल हम देखने जा रहे हैं मैकेनिज़्म। ठीक है जी, तो भी देखते हैं जी मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा। ठीक है, फ़िलहाल यहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है किताब में, लेकिन बेटा जिस तरह मैंने कहा था हमारा एंट्री टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मरतबा और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स वो हमसे एक्सप्लोर करवाएगा। तो उन चीज़ों को वैसे भी मैं ये करवाया करता हूँ हर मरतबा, तो आप फिर से इस मरतबा हमें वो जो है वो करवाना होगा, तो इस वजह से उसको लेके चलते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ, ये दूसरे पेज पे ज़रा शिफ्ट हो गया, चलें समझ तो आप गए क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप देखने जा रहे हैं। तो देखें जी, मैकेनिज़्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन में हम बोलते हैं इसको, ये एक सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज़्म है। जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अभी आपने पढ़ा ये बेसिकली फ़ॉलो करता है सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज़्म को। आपने कैटालिसिस पढ़ा है फर्स्ट ईयर में जी, यकीनन आपने कैटालिसिस पढ़ा होगा, होमोजेनस कैटालिसिस, हेट्रोजेनस कैटालिसिस, याद है आपको। तो हाइड्रोजिनेशन बेसिकली एक हेट्रोजेनस कैटालिसिस है क्योंकि इसमें सॉलिड कैटालिस्ट है। इसका जो कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल स्टेट डिफरेंट है ना, और हमने पढ़ा था जब कैटालिस्ट और रिएक्टेंट्स की फ़िज़िकल स्टेट डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजेनस होता है और अगर सेम हो तो वो होमोजेनस होता है। तो यहाँ पर आपका कैटालिस्ट हमेशा सॉलिड होगा और आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैशियस हैं। गैशियस रिएक्टेंट्स कौन से हैं, हाइड्रोजन है और साथ आपके पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन या अल्काइन, वो भी आमतौर पर गैसेज होते हैं। तो इसलिए गैशियस रिएक्टेंट्स और सॉलिड रिएक्टेंट के साथ, सॉलिड कैटालिस्ट के साथ सॉरी, ये जो है ये एक हेट्रोजेनस कैटालिसिस बना। बहरहाल एक और टाइप का हमारे पास कैटालिसिस होता है बेटा जिसको बोलते हैं सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब है बेटा, जब भी आप एक मेटल कैटालिस्ट को लेकर रिएक्शन करवाते हो ना, एक मेटल कैटालिस्ट आप रिएक्शन में यूज़ कर रहे होते हो, तो देखें मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बात को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर आप समझ लें कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटल का वो कैटालिस्ट है, निकल या प्लाटिनम या प्लाडियम जिसको आप यूज़ कर रहे हो, तो बेटा याद रखिएगा इसके अंदर ढेर सारे निकल के एटम होंगे अगर ये निकल का पीस है। इसी तरह प्लाटिनम का तो प्लाटिनम के ढेर सारे या प्लाडियम के, तो बेटा उनमें ना फ्री वैलेंसीज होती हैं, जो पीस होते हैं ना मेटल में फ्री वैलेंसीज होती हैं। तो अगर आप बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ पर ले आएँ कि भाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा क्योंकि हाइड्रोजन भी था ना यहाँ पे शामिल, तो वो जो कैटालिस्ट होता है ना उस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अपनी जो उसकी एक्स्ट्रा फ्री वैलेंसीज होती हैं वो उसमें उसको एड्जॉर्ब कर लेता है। मतलब माने कि ये एक्स्ट्रा वैलेंसीज हैं सपोज, तो इन पॉइंट्स के ऊपर वो इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ना एड्जॉर्ब करेगा, चिपका लेगा एक तरह से। ठीक है, एड्जॉर्प्शन अब क्या है केमिस्ट्री में, ये एक फिनोमिना है जो आप ना आगे अगर कभी केमिस्ट्री आपने बड़ी क्लासेस में पढ़ी तो आप देखोगे ये क्या है। तो वो जो हाइड्रोजन ऐड होना थी वो सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज्म जो हो रहा होता है, तो वो सॉलिड मेटल कैटालिस्ट उस हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे इस तरह जोड़ देता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो आपके पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना वो कैटालिस्ट के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है और ऊपर से टूट जाता है। मतलब अगर आप ये जो दो हाइड्रोजन थे ये इस तरह थे, इनका जो आपस का बॉन्ड है ना ये वाला कोवलेंट बॉन्ड, ये ब्रेक करना शुरू हो जाएगा तो हम उसको डॉटेड बनाते हैं। ठीक है,
और नीचे जो ये बॉन्ड था ये इसके साथ पक्का इस्टेब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो फाइनल जो पिक्चर होती है वो आपको कुछ यूँ नज़र आती है। ये पीस होगा मेटल कैटलिस्ट का, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ जुड़ा मिलेगा, एक हाइड्रोजन आपको जुड़ा मिलेगा दूसरी तरफ, कुछ इस अंदाज में जी, फॉलो करके। तो ये सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज्म में प्राइमरी चीज़ है भी, ऐसे होता है। अब अगर ये मेटल कैटालिस्ट इस एड्जॉर्ब हाइड्रोजन को लेकर जाएगा किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन या अल्काइन के पास, सपोज मैं कहता हूँ एक अल्कीन आ गया, कोई भी ले लें चलेगा, ये हमारे पास एक अल्कीन आ गया, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इस तरह से, तो भी ये मेटल कैटालिस्ट इसके पास आएगा कुछ इस अंदाज में, ठीक है। और जो एड्जॉर्ब हाइड्रोजन इसके ऊपर मौजूद हैं वो इसे ऑफ़र करेगा इस तरह, ये हाइड्रोजन्स आ गए, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन्स का लिंक किसके साथ बनना शुरू हो जाएगा, आपके इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। और फाइनली क्या होगा भाई, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड टूट गया CH2, और ये जो दो हाइड्रोजन्स आए हैं ये मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएंगे किसके साथ, आपके इस कंपाउंड के साथ, और आपका जो मेटल कैटालिस्ट है वो फ्री हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, और फिर से किसी दूसरे हाइड्रोजन को अटैच करके एक और मरतबा यही रिएक्शन करवाने के लिए ये फ्री है। समझ गए। तो बेटा ये होता है सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज़्म। आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं देखी बेटा, गौर नहीं किया आपने। चले मैं गौर करवाता हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ज़रा गौर करें। कैटालिस्ट इन दोनों हाइड्रोजन्स को जब भी लाएगा वो एक ही साइड से ला सकता है, जिस तरह ये नीचे से ले आया, दोनों हाइड्रोजन्स को दोनों नीचे से ही आए। अगर ये कैटालिस्ट को मैं ऊपर से लाता, ऊपर से, तो देखें ना दोनों हाइड्रोजन्स फिर ऊपर ऐड होते हैं, यानी इसको पकड़े, पिक्चर को इन्वर्ट कर दें तो क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों ऊपर से ऐड हो जाते हैं। तो सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज्म का फिर मतलब ये हुआ कि दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड की एक ही साइड से ऐड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन नीचे से ऐड हो जाए, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर से ऐड हो जाए। और आपने जब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो आपने इस तरह के जो अटैचमेंट है उसको आपने बोला नहीं था, ये सिस है, सिस अटैचमेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस लिखने जा रहा हूँ जो एंट्री टेस्ट के हवाले से हमारे बहुत काम आने वाली हैं। क्या लाइंस होंगी वो हमारे पास, ज़रा गौर से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, अपनी किताबों पे ज़रूर मेंशन करिएगा। सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज्म, सरफेस कैटालिसिस मैकेनिज्म इज cis addition of hydrogen, cis addition of hydrogen means, क्या मतलब हुआ इस बात का, means hydrogen adds from the same side of double bond, from the same side of double bond। बेटा अभी एंट्री टेस्ट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपको इशारा देता चला जाऊँ, इतना बड़े लेवल पे तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ। बेटा ये जो सेम साइड से डबल बॉन्ड की एक साइड से ऐड होना है, ये आपके पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। किसको डिसाइड करने में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म की एक टाइप है, मैंने इसका नाम लिखा भी था जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन आइसोमेरिक कॉन्सेप्ट, आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट की मैंने दी थी, तो मैंने ये बताया भी था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसको डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है बेटे। तो ये हमारे पास होता है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट एंट्री टेस्ट के हवाले से, और मैकेनिज्म देख लिया आपने। अब बेटा एक दो और बातें हैं जो आपने इस कॉन्सेप्ट के हवाले से करनी है, जो एंट्री टेस्ट लेवल की हैं, उनको ज़रा देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो देखें जी वो इम्पोर्टेंट बातें कौन सी हैं, तो वो हमने मेंशन की हुई हैं कुछ यहाँ, ठीक है जी। तो देखें जी ये क्या है, एक और एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको इसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। आपने बड़ा ज़रा गौर से देखना है, पूरा रिएक्शन आप समझ चुके हैं। मुझे बताएं अब हम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे बात, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखें ज़रा, मैंने नीचे दो रिएक्शंस दिखाए हैं। ए अल्कीन का रिएक्शन है, जनरल फार्मूला अल्कीन को जनरल लिखा है मैंने। एक जनरल अल्कीन है, हाइड्रोजन आया, ऐड हुआ, उन्हीं कंडीशंस के तहत अल्केन बन गया। और एक अल्काइन आया जनरल, उसमें भी हाइड्रोजन ऐड किया उसी तरह से, मतलब अल्केन, ये अल्केन का रिएक्शन है, ये अल्कीन का रिएक्शन है सॉरी, और ये अल्काइन का एडिशन है, वही जो दो स्टेप में अभी आप देख के आए थे नीचे वाला, ठीक है। अब मुझे आपसे सवाल आपसे पूछा जाए, बताएं ज़रा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ए और बी का, कंपैरिजन करने जा रहे हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। आया कि जो ए रिएक्शन है उसका रेट ग्रेटर होगा बी से, यानी ए रिएक्शन का रेट ग्रेटर होगा बी से। दूसरा बी का रिएक्शन
ग्रेटर होगा ए से, यानी ये वाला जो नीचे वाला रिएक्शन है ये जल्दी हो जाएगा ऊपर वाले की निस्बत, या फिर ए का रेट ए बी के बराबर होगा, यानी दोनों प्रोसेसेस एक ही टाइम में हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं ज़रा इस रिएक्शन का रेट क्या होगा। शाबाश, सोच के बताइएगा ज़रा। तो देखिए इसमें सिंपल आइडियोलॉजी आप यूज़ करेंगे कि भाई यहाँ पर देखें ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है ये एक स्टेप में हो रहा है, और ये जो आपके पास नीचे एक अल्काइन है इसमें ये 2 स्टेप में होता है। पहले एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है और अल्कीन बनता है, और फिर वो अल्कीन अपने अंदर फिर से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करता है फिर वो। तो बताएं फिर जल्दी क्या कौन सा होगा? यकीनन ऊपर वाला रिएक्शन जो एक स्टेप में हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा ना, और नीचे वाला जो है वो 2 स्टेप में हो रहा है वो जो है वो लेट होना चाहिए फिर। तो जैसे ही आप फिर इस ऑप्शन को देखेंगे तो आप दुरुस्त जवाब किसको मानेंगे? भाई ए का जो रेट होगा वो ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में? बी के मुकाबले में। और बेटा जैसे ही आपने यहाँ पर टिक लगाना है वैसे ही आपका ये सवाल गलत हो जाए। जी हाँ, अच्छा देखिए बच्चे आप परेशान हो गए होंगे भाई ये कैसे हो गया। भाई दुरुस्त आंसर आपके पास है ये, बी का जो रेट है वो ग्रेटर होगा किसके मुकाबले में? ए के मुकाबले में। भी हैरान कुन बात, परेशान हो जाएंगे आप, लेकिन बेटा ऐसे ही है। आम तौर पे बच्चा एग्ज़ाम के अंदर तो यही करेगा ना, वो इसी आइडियोलॉजी को यूज़ करेगा जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। लेकिन मैं आपको बताऊं बात क्या है, ये ना देखें ज़रा, स्टेप्स को ना देखें आप, बात है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की। भाई ये वाला जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में हो रहा है, उसमें जो पहला स्टेप होता है ना वो हो जाता है ऐसे चुटकी में, वो रेट डिटर्मिनिंग है। इतनी जल्दी हो जाता है कि दूसरा स्टेप को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना वो पहला रिएक्शन ये वाला जो स्टेप है इससे भी कम टाइम में वो वकूअ पज़ीर हो जाएगा। इसका पहला स्टेप इतनी तेज़ी से वकूअ पज़ीर होगा, उसका रेट इतना तेज़ है कि इसका जो सेकंड स्टेप है उसको जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो ऊपर वाले रिएक्शन से भी कम होता है और वो जल्दी से हो जाता है। तो इस वजह से वो ये जो नीचे वाला रिएक्शन है ये ऊपर वाले के मुकाबले में ज़्यादा रेट से हो जाएगा। अच्छा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना हो, अगर जस्टिफिकेशन आपको चाहिए हो तो आप यूँ दे सकते हो। मुझे बताएं जो अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है अल्कीन्स में? अगर मैं यहाँ पर अलग से लिख लूँ, जो अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले इनमें जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, और जो अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले इनमें क्या होता है? इनमें sp हाइब्रिडाइजेशन। इनकी ज्योमेट्री क्या होती है? लीनियर। मतलब अगर एक अल्काइन बनाऊँ सिंपलेस्ट सी, ये लीनियर इथाइन बनाया, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती थी याद करें ज़रा, कौन सी ज्योमेट्री थी इसकी? ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। याद आया आपको? जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो हमने इसको देखा था, ट्राईएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। तो देखिए ना बेटा यहाँ पे जब आपने हाइड्रोजन ऐड करवाना है तो देखें क्या होगा, एडिशन एक यहाँ पे है और दूसरा हाइड्रोजन को हम लाते हैं इस तरफ से ऐड करने के लिए इस कंपाउंड। तो बताएं ज़रा यहाँ पर लीनियर ज्योमेट्री है, हाइड्रोजन को ऐड होने के लिए ज़्यादा एरिया अवेलेबल है कि नहीं? क्या उसे यहाँ किसी किस्म की रुकावट होगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो बेटा रास्ते में हाइड्रोजन्स भी आएंगे। अगर हाइड्रोजन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, तो खड़े हुए हाइड्रोजन उसके लिए मज़ाहमत, अपने साइज़ की वजह से मज़ाहमत भी देंगे उसको, और उसमें एरिया कम है जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। इस वजह से जो पहला स्टेप होता है वो बड़ा तेज़ होता है अल्काइंस की सूरत में। केमिस्ट्री में ना हमारे पास एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, आगे भी मुख्तलिफ रिएक्शंस में हम इसका जिक्र करेंगे। स्टीरिक हिंड्रेंस होती रुकावट। तो बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत कम है, जिसकी वजह से रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, और यहाँ पर ये उसके मुकाबले में काफ़ी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ज़रा, अब इस वजह से हम बोलते हैं कि भाई अल्काइन का जो रेट है वो बड़ा ज़्यादा होता है। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग यहाँ पर ये भी चीज़ें सोचेंगे कि सर पहला स्टेप जब हो जाएगा वो तो बड़ा तेज़ है, ठीक है, लेकिन पहला स्टेप तो इसको बना देगा ये। जब पहला एडिशन इसमें होगा तो ये बन जाएगा एक अल्कीन, तो अल्कीन से आगे तो फिर उतना ही टाइम लगेगा जितना ऊपर वाले इस रिएक्शन को करवाने के लिए। नहीं बेटा नहीं, आप अगर उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आपको पता है ना, उसमें एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता था, ट्रांजिशन स्टेट जिसे हमने कहा था। तो बेटा एक मरतबा जब वो ट्रांजिशन स्टेट बन जाए, वो बैरियर एनर्जी का जब वो पूरा आ जाता है, रीच हो जाता है, तो बेटा रिएक्शन फिर चुटकियों में होता है। तो फिर उसको उतना ही टाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा अल्कीन बनने के बाद, बल्कि नीचे वाले यहाँ पर जो पहले स्टेप के बाद अल्कीन बनेगा वो दूसरा स्टेप फट से कर जाएगा, और ऊपर यहाँ पर जो ये अल्कीन रिएक्शन कर रहा है ये कुछ और, यहाँ पर इसने एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर अचीव करना है, तो यहाँ पर यकीनन ज़्यादा टाइम होगा, और इसका जो दूसरा स्टेप है उसको उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो अपना ट्रांजिशन स्टेट में आ गया और फट से रिएक्शन हो जाएगा, और इस तरीके से इसका रेट ज़्यादा होगा।
पॉइंट फॉलो करेंगे तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। एंट्री टेस्ट और डिफरेंट किस्म के एंट्रेंस टेस्ट, ज़रूरी नहीं आपका MD कैट हो, आगे आप नस्ट वगैरह के और टेस्ट दोगे, उसमें बड़ा है यूज़फुल कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है, चलें जी, आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो है जी लिमिटेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी कोई लिमिटेशन भी है, तो बेटा मैंने वो एक क्वेश्चन की सूरत में यहाँ मेंशन कर दी है। क्वेश्चन का जवाब आप ज़रा मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कैन वी प्रिपेयर मीथेन। मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट अल्केन, सबसे छोटा अल्केन CH4। कैन वी प्रिपेयर मीथेन यूजिंग हाइड्रोजिनेशन, तो क्या कहते हैं, क्या जवाब आपका होगा बेटा? आंसर है नो। आंसर आपके पास क्या है? नो, वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन यूजिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो बेटा यही इसकी लिमिटेशन भी है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। बेटा अब क्यों उसको आपने एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। आप बता देंगे भी नो वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, लेकिन अब क्यों मीथेन प्रिपेयर नहीं होता, ये ज़रा जहन लड़ाएं, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा इजीली। तो मुझे वो लिख के ज़रूर दिखाइएगा बाद में फीडबैक के तौर पर, तो वो मैं आपका ज़रूर देखूँगा। ठीक है बच्चों, तो फ़िलहाल हाइड्रोजन के हवाले से बेटा इतना ही था। मुझे उम्मीद है हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल से देखा है। इसके बावजूद अगर कुछ चीज़ें रहती हैं आपको जो अंडरस्टैंड, तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं मुझे, तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। अभी के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़।